नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे पहले काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को भी बात करते थे, बट ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस वी आर फोकसिंग ऑन द थीम बेस्ड डेवलपमेंट इन द कंट्री, कि भाई किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ की तरफ से। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक बात करेंगे, थोड़ा आउटलुक के बारे में बात करेंगे और किधर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जो अपना दूसरा चैनल है जहाँ पे थोड़ा पोर्टफोलियो के बारे में चीज़ें देख सकते हैं, तो वो द नितिन द क्रिएटर करके जो है वो आप देख सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा मैं। अभी की जो एक न्यूज़ दिखाई पड़ रही है वो कहा कि जैसे कि अभी इंडिया का जो समय है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो प्रोग्रेस है, उसमें काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी सिनेरियो है उसमें अपना जो डेवलप्ड नेशंस हैं, स्पेशली कह सकते हैं कि जिसमें यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ है, और वहाँ पे जो टैरिफ की प्रॉब्लम लेके पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने की जो पीछे के मतलब एक तरह से उनके अपने हित होंगे, तो उस तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी स्मार्टली मूव करने की कोशिश की है। और जो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से जो एक ये आर्टिकल निकला तो उसमें ये बताया गया। वीडियो ब्रदर थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट यू शुड एबल टू गेट द राइट वे और इवन द डायरेक्शन कि किन जगहों पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं और आने वाले समय में कहाँ पे आपको मौका दिखाई पड़ेगा। बिकॉज डायरेक्टली अगर आप कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, डालते हैं, करते हैं, तो वो तो हम लोग बात करते थे बाइंग स्ट्रेटेजीज और उन सब चीज़ों से, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो बेस लाइन है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए टिके रहने रखने वाली बात होती है, उसके पीछे ये जो नॉलेज है, ये जो डिस्कशन है, इसको ज़रूर समझने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात की गई है कि अभी जो एक रिसेंटली जो मतलब जुलाई 31 2025 से पहले इन्होंने बोला है कि जो है कि एक मूव जो आएगा यूएस टैरिफ के हिसाब से, जो है इंडिया में अवॉइड मेजर हिट मिनी ट्रेड डील लाइकली टू बी बिफोर 31 जुलाई। ठीक है, तो इसके होने की संभावना भी थी। और देखो, इंडिया को अवॉइड करके कोई भी कंट्री, स्पेशली मतलब कोई भी कंट्री, चाहे डेवलप्ड नेशंस की बात हो चाहे डेवलपिंग नेशंस की बात हो, एज ऑन सिनेरियो अभी आने वाले 25 से 30 सालों में मतलब बिना इसके साथ हुए चीज़ें नहीं बन सकती, नहीं डेवलप की जा सकती, जैसा कि आपने चाइना में देखा। तो अभी जो वो पेस है वो इंडिया में अवेलेबल है, तो थोड़ा सा इसको फास्टली कवर करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो है हम वीडियो में लेके आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिग ब्यूटीफुल बिल, द फोकस है शिफ्टेड अगेन टेरिफ्स इन केस ऑफ कंट्रीज वेयर ट्रेड निगोशिएशन stalled. The Trump administration has announced reciprocal tariff rates sticking to its जुलाई 9 डेडलाइन, जो उन्होंने अभी 90 डेज का जो मतलब कह सकते हैं कि दिया था, और 9 जुलाई को वो एक्सपायर हो रहा है। तो उसके बाद वापस चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी जाए या कुछ भी, तो जिनके साथ डील हो गई या होने की संभावना है, तो वहाँ तो बातें मतलब बच सकती हैं। ठीक है, और इंडिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि अगर चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करी ली जाए, चाहे कंज्यूम करने की बात कर ली जाए, तो उन सब चीज़ों पे भी इंडिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड कनाडा विल फेस टैरिफ ऑफ 50% एंड 35% रेस्पेक्टिवली इफेक्टिव अगस्त 1। द यूके एंड द वियतनाम आर द ओनली टू कंट्रीज दैट हैव मैनेज टू सिक्योर ट्रेड डील सो फार। ठीक है, जो अभी अमेरिका के साथ में जो डील थी वो इन दो कंट्रीज ने कर ली, और इंडिया की मोस्ट प्रोबेबली जो है एक मिनी ट्रेड डील डेफिनेटली होने की संभावना है 31 जुलाई तक। इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फॉर हुम रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैव बीन अनाउंस्ड। इट इज वेरी लाइकली दैट ए मिनी ट्रेड डील कुड बी रीच्ड बिफोर रिवाइज्ड 31 जुलाई डेडलाइन। ठीक है, जिसके पीछे काफ़ी निगोशिएशंस चल रहे थे अपने जो कैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी गवर्नमेंट के, तो वो उनके बीच में टॉक्स चल रहे थे यूएसए के साथ में। इंडिया कुड फेस ए टैरिफ रेट ऑफ लेस देन 20% विच is favorable compared to countries in the region such as Indonesia and 32% and the Thailand 36%। ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आप दूसरी कंट्री के थ्रू माल बेचने वाली बात होती है, लेकिन ये सब आजकल ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और चीज़ें की जाती हैं। However, it may be premature to rejoice as Trump has also threatened additional tariffs on BRICS members. Moreover, two senators have moved a bill that proposes 500 tariffs on countries purchasing crude from the Russia.
ट्रम्प हाउवर इज नॉट हैप्पी विद द बिल इन इट्स करेंट फॉर्म। देखो इंडिया का सिंपल सा एक रीज़न है, जो क्रूड ऑयल की संभावना है आने वाले समय में हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जैसा अपना अपना पुराना जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे जिससे कि आप चीज़ों को क्लियरली समझ पाएँ। तो जो इंडिया पे बोला गया कि अगर रशिया से आपने ऑयल खरीदा सस्ते में या जो भी कुछ है तो आपको 500% टैरिफ, ये वो, तो ये तो दादागिरी वाली बात है। ठीक है, इंडिया का एक ध्येय वेरी क्लियर है कि भाई चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, जहां से हमें सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता का केवल तेल वाली बात नहीं हो जाती है कि सस्ता जहां पे हमारा निगोशिएशंस ऑल इन ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब मिला मिलू के जो हमारा बेस्ट बैठता है, जैसे डील करी जाती है ना, हम लोग आप करते हैं, बोले ठीक है आप ये ले लो, हम ये दे देंगे, आप ये बढ़ा दो, आपने वहां कर दिया ये कम, टोटल इन टोटल हमें फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, उस तरह से मतलब कंट्री, इवन हर कंट्री सोचती है, लेकिन इंडिया का बहुत ही फोकस्ड इन सब चीज़ों पे डिस्कशन है, बहुत ही कैलकुलेटिव वे से आगे बढ़ने की बात रहती है। तो 500% टैरिफ की जो बात कही, परचेजिंग क्रूड फ्रॉम द रशिया, ट्रम्प हाउवर इज नॉट हैप्पी विद द बिल इन इट्स करेंट फॉर्म, इवन इफ द रेट इज सॉफ्टनड इट कुड इम्पैक्ट इंडिया सिग्निफिकेंटली एज इट इज करेंट प्रोक्योरिंग 35% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम रशिया। ठीक है, रशिया से हम लोग लगभग 35% वहाँ से ले रहे हैं, कंसिडरिंग दैट बोथ द बिग, अब इवन अभी यूएसए से बढ़ाया है, बोला आप सस्ता दो हम लेंगे आपसे, मना नहीं किया उन्होंने, बोला ठीक है रशिया हमें इतने में दे रहा है, आप कहते हो रशिया से ना लें, ठीक है हमारा पुराना मित्र, सब बातें, आप सैंक्शंस लगा रहे हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या हमें क्रूड आप बेचने के लिए तैयार हो ड्रिल बेबी ड्रिल के माध्यम से, बोला ठीक है तो क्या आप हमें प्रोवाइड करेंगे, सस्ते में दीजिए। ठीक है, तो वो एक प्रेशर है, अरब कंट्रीज़ में वैसे भी चल रहा है, तो क्रूड ऑयल और इवन इंडिया में भी पॉसिबिलिटीज़ अभी जो आ गई हैं कि आने वाले समय में अगर हमारा वो जो अंडमान सागर में जो क्रूड ऑयल मिलने की संभावना है उन पे अगर जो कि क्लियरली होने ही वाला है, तो आगे डिपेंडेंसी तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आप सस्ता दे सकते हो तो दे दो। तो कंसिडरिंग दैट बोथ द बिग ब्यूटीफुल बिल एंड टैरिफ्स वुड बी inflationary for the US, the Fed is likely to exercise caution in cutting rates further. ठीक है, Fed is likely to keep rates on hold in July policy. ठीक है, अभी वो विचार विमर्श चल रहा पूरा। The market is pricing in 2 cuts by the Fed till the end of 2025. ठीक है, अभी दो जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जैसे अपना आरबीआई है, लाइक दैट जो उनका फेड रिजर्व है, तो वहाँ पे उम्मीद कर रही है गवर्नमेंट कि भाई 2 रेट कट अगर मिल जाते हैं उनको 2025 के एंड तक। लेकिन भाई फेड भी अपने पे जो है फिक्स हो रखा, बोला कि आप अपनी पॉलिसीज़ को पहले क्लियर करिए, कितना इम्पैक्ट बैठ रहा है कंट्री पे, उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो वो एक दूसरे को देख के चीज़ें सोची जा रही हैं, तो वो बाद की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन दोनों ऑब्जर्वेशन पे तो कुल मिला के बात की जाती है फायदे की। देयर कुड बी येट अनदर ट्विस्ट हियर एज ट्रम्प इज लुकिंग टू रिप्लेस फेड चेयर पॉवेल। ठीक है, वो बदल देना ही चाह रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि वो उनके अधीन नहीं आते हैं, उनके नीचे नहीं आते। इफ करंट ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और any of Trump's hand-picked candidates take over, we could see fast and deeper rate cuts get priced in. ठीक है, अगर वो बदल पाने में सक्षम हुए, जो कि उनकी एक पॉलिसी जिस तरह से प्रोसेस होती होगी, वो जिसमें उनका बहुत बड़ा हाथ नहीं होता है, लेकिन अगर वो कर पाए तो डेफिनेटली अगर अपना बंदा बैठा लेंगे तो डेफिनेटली रेट कट बहुत फास्टली उनके हिसाब से होने की संभावना, उसका फायदा भी देखो यूएसए को होगा अगर रेट कट होता है। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, वो सब चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन जो कह सकते हैं लोन्स हैं उनके ऊपर, मतलब एक तरह से जो उनके ऊपर पूरा जो कर्जा है यूएस के ऊपर, उसका ब्याज बहुत कम जाएगा। तो दैट विल बी अ रिलीफ, ए ग्रेट रिलीफ फॉर द यूएसए। ठीक है, ऑल ऑफ द करेंट अनसर्टेनिटी मीन्स दैट वी कुड सी US real rate expectations more lower, and this should be negative for the dollar. ठीक है, तो in the near term the dollar index looks poised for a technical bounce. We would prefer using that opportunity to short the dollar, especially against measures such as euro, JPY and CHF and GB। ये अलग जो दूसरे कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं करेंसी हैं उनके बारे में बात की गई है, उनके कंपैरिजन में। तो डॉलर वीकन सच एज weakness may be such much less pronounced against EM currencies, जो given that substantial correction of rupee overvaluation has already happened, we expect that rupee align more closely with its Asian peers, especially the yuan। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंपैरिजन की गई हैं ओवर द मीडियम टर्म, इसको आप देख सकते हो। ओवर द मीडियम टर्म्स वी सी USD in INR remaining
स्टडी इन 84.80 to 83, मतलब इसी के आसपास चल रहा है. क्रूड रिट्रेसिंग विद ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड OPEC प्लस प्रोडक्शन हाइक्स मीन्स दैट द BOP सिचुएशन शुड बी कंफर्टेबल. तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों पे बात करी गई है, तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स आर एडवाइज टू हैज ए पार्ट ऑफ देयर. तो ये सब चीज़ें कि अगर हमारी डील बन जाती है तो दैट विल बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर द बोथ द कंट्रीज. ठीक है, तो ये एक बात कही गई. दूसरी चीज़ें थोड़ा सा कवर करते हैं. यहाँ पे जो बात की है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही, द प्रॉमिस एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द ग्लोबल कंपनीज़, कि भाई एक ये जो 10 अप्रैल 2025 को एक आर्टिकल निकला था, उसमें ये बात कही गई थी कि भाई इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबल कंपनीज़ को बोला गया था, इंडिया ऑफन अट्रैक्ट्स मल्टीनेशनल सीकिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट स्ट्रेटजीज विल हेल्प देम थ्राइव इन दिस कंपेलिंग बट यूनिक मार्केट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है चीज़ें, जो स्पीड है अभी ग्रोथ की, जो डेवलपिंग नेशन और जो अभी लगभग ट्रिलियन डॉलर के आसपास की जो अपनी इकोनॉमी हो गई है, उसको किस फास्ट जितना समय लगा $4 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए, आगे के 4 ट्रिलियन इतना कम समय नहीं लगेगा. वही रूल है जो कंपाउंडिंग का रूल है, चीज़ें उसी हिसाब से उसी पेस से काम कर रही हैं. इंडिया इज ड्रॉइंग अटेंशन एज ए ग्लोबल बिजनेस हब विद ए स्ट्रॉन्ग टैलेंट बेस, ए लार्ज पूल ऑफ कंज्यूमर्स एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक दैट आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि स्ट्रॉन्ग टैलेंट बेस है इंडिया के पास में, लार्ज पूल ऑफ कंज्यूमर्स हैं. मतलब हमारे पास खुद के पास इतनी जगह, बहुत सारी अपनी कंपनीज जो हैं, चाहे सोलर से रिलेटेड हो, EV से रिलेटेड हो, और भी चीज़ों से रिलेटेड, हमारे पास खुद के पास इतना बड़ा कंज्यूमरिज्म है कि भाई हम खुद ही उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं. हमारी कंपनीज घाटे में नहीं जा सकती अगर एक्सपोर्ट लेवल पे थोड़ा कम होता है. इवन फिर भी उसके बाद भी एक्सपोर्ट लेवल पे हमारी कंपनीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं. एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से डेवलप हो रहा है. द कंट्री ऑफर्स many opportunities for multinational companies over the next decade. According to one estimate, India could gain up to 0.8 trillion to 1.2 trillion from trade flow shifts by 2030 and boost the country's GDP share for manufacturing from 16% in 2023 to 25% by 2030. समझ रहे हो कि GDP का जो शेयर है, जो अभी आज 2023 की बात करी गई लगभग, जो अभी ये एनालिसिस ऐसे नहीं होती है. ठीक है, बहुत सारी बेसिस पे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स पे और बहुत सारे डाटा पे ये सब चीज़ें कही जाती हैं, ऐसे नहीं कही जाती हैं. तो यहाँ पे ये जो बात कही गई कि मतलब 16% जो अपना GDP का शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में, वो 25% हो जाएगा यानी 2030 में. यानी इससे आप क्या समझते हो, इन 7 सालों में जो GDP अपनी ग्रोथ हो रही है, जो भी अभी है 6.7 है या 7% के आसपास, जो भी लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 25% का हिस्सा जो है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आएगा. अपनी GDP का जो भी हिस्सा होगा 2030 तक 25%. और ये जो आंकड़े निकाले जाते हैं, डाटा निकाला जाता है, इसको बीटी करता है मार्केट, मतलब सॉरी कह सकते हैं कंट्री, अगर आपका सब कुछ सही तरह से चल रहा है. सॉरी. As with any new venture, companies that expand into India may encounter unexpected challenges. ठीक है, challenges होंगे इंडिया में कुछ कंपनीज के हिसाब से. While the country's government has a strong pro business policies, companies may need to grapple with complex regulations, labor strikes and red tape. ठीक है, ये लाल फीताशाही और जो लेबर की स्ट्राइक्स होती हैं, ये सब, इन सब रेगुलेशंस पे जो है गवर्नमेंट अगर काम करती है तो कंपनीज जो है आके अपना यहाँ पे बोरिया बिस्तर खोल सकती हैं. इंडियाज वास्ट कंज्यूमर बेस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडिया विद इन द इंडिया ही कंज्यूम होने के लिए बहुत बड़ी संभावना है. जिस तरह से एप्पल अपनी यहाँ पे जो बहुत बड़ा प्लांट लगाने के सेकेंड लेवल पे आ रहा है, मतलब चाइना के बाद में इंडिया में जिस तरह से मतलब ओपन कर रहा है, तो उस कंज्यूम होगा ही होगा और सस्ते बेस पे बनेगा भी बनेगा. विद इट्स ह्यूज वेरिएशन इन प्रोडक्ट प्रेफरेंसेज एंड स्पेंडिंग पावर could also present hurdles for marketing and sales. Some multinational companies have thrived in India despite these obstacles, but others have reduced or even ceased local operations. ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जो कंपनीज़ हैं, जब उन्होंने बोला कि इंडिया में काफ़ी हद तक कंपनीज़ जो है कंज्यूम भी होगा, सस्ते में माल बनेगा भी, तो वाई टू नॉट टू ओपन विद इन द कंट्री. अगर कुछ पॉलिसीज़ हमारे सपोर्ट में बन जाएं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं डेफिनेटली हमारी कंट्री में आएंगी और उसको करेंगी. व्हाट फैक्टर्स डिस्टिंग्विश विनिंग मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक एंड विद द लैंडस्केप चेंजिंग सो क्विकली, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर कंपनीज टू एक्सपेंड ऑपरेशंस विद इन इंडिया? टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी फर्स्ट रिव्यूड द इंडियन मार्केट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स
and then identified 5 factors that are common to winning companies taking a long-term view, empowering the right leaders, customizing products to suit local tastes, localizing operations and moving fast. तो वो जो 5 फैक्टर्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया गया, जो कि कहा गया कि इनके बेसिस पे जो है काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी कंपनीज पे जो है डेवलपिंग हिसाब किताब दिखाई पड़ सकता है विद इन द इंडिया. द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया एंड द न्यू रश टू प्रॉफिट. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक जनरल 5 पॉइंट्स को मैं कंसिडर कर लेता हूँ. द ग्रोइंग वेल स्प्रिंग ऑफ द इनोवेशन. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ आंकड़े भी दे रखे हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल्स और इन सब चीज़ों में कहाँ पे कितना कितना ग्रोथ है. देन यहाँ पे भी वैल्यू फॉर अबाउट द 44 बिलियन टू 45 बिलियन टुडे. द डेवलपमेंट सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया कुड इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम द ओवरऑल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोर्सिंग. ये जो 3 सेक्टर बताए हैं, इन पे जो है इंडिया इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम द 44 बिलियन टू 45 बिलियन टुडे टू ओवर द 130 बिलियन टू 170 बिलियन बाई द 2030. तो 2030 तक का जो स्टडी करके ये प्रोजेक्शन दिया गया है कि भाई 130 से 170 बिलियन डॉलर तक ये डेवलप हो सकते हैं इन क्षेत्रों में. ठीक है. देन ग्रेटर अपील एज ए मैन्युफैक्चरिंग साइट. इंडिया इज इंक्रीज शेयर्स ग्लोबल. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2030 तक का जो इनका डाटा है कि कितना बढ़ने की संभावना है. जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की बात करी गई, जैसे हर सेक्टर की बात कर लो ना, आप देखो ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बात करी गई और भी चीज़ों की बात करी गई, तो यहाँ पे कितने 1 ट्रिलियन तक जाने की संभावना है 80 बिलियन से. और वहीं हिस्टोरिकल लो लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पे कम और संभावना है होने की. देन लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है यहाँ पे. तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जो है 2025 तक बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और इन सब चीज़ों पे खर्चा होने की संभावना है. देन एन इंक्रीजिंग प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट है, पूरा हो रहा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के हिसाब से चीज़ें हैं. ए लार्ज कंज्यूमर बेस जो है डेवलप हो रहा है इंडिया में कि विद द अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन रेजिडेंट्स इंडिया हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन. वो बनी चुके हैं हम, चाहे चाइना को सरपास करके हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आ गई. खाएगा कौन? दीवारें थोड़ी ना खाएंगी, ना खेत खाएंगे, ना जंगल खाएगा भाई जो कह सकते हैं ह्यूमन है. और ह्यूमन की पॉपुलेशन इंडिया में वैसे ही बढ़ गई चाइना को बीट करके. हम लोग वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. इसका मतलब ये नहीं कि वजन तो बढ़ेगा इंडिया के ऊपर, लेकिन कंज्यूमरिज्म तो डेवलप होना ही होना है. जिस तरह चाइना जिस तरह से ग्रोथ कर गया, लाइक दैट वी शुड एबल टू अपना कंट्री भी इस अपॉर्चुनिटी को मतलब करेगा. ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की संभावना तो आएगी, लेकिन जो है तो है, उतना तो डेवलप करेंगे. तो विद द एवरेज मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन राइजिंग फ्रॉम द देख सकते हो $271 2012 से अभी $705 पर मंथ का आ गया है. सॉरी मतलब कि जो मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन का जो लेवल है वो ए वाइब्रेंट एंड ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटलाइज लेवल पे हमारा यूपीआई और उन सबसे जो पेमेंट हो रहा है एक तरह से ये देख सकते हो. ये एक डाटा दे रखा है कि भाई ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 2022 का जो है 70 बिलियन डॉलर का जो है 2022 में डिजिटल उसका होता था. जो कि ये आप दे सकते हो एस्टिमेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंजप्शन इन इंडिया बाई कैटेगरी. ये और ये कैटेगरीज धीरे धीरे इंक्रीज करके 2022 से डिफरेंट सेक्टर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की बात करी जाए, चाहे प्रोडक्ट्स वाइज बात करी जाए, तो ये 2030 में वही लेवल्स $340 बिलियन तक पहुँच जाएगा जो डिजिटली कह सकते हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. तो 22 से 23 में देख सकते हो कि 340 कहाँ 70 और कहाँ 340. और डिफरेंस क्या है 2022 से 2030. तो ये करीबन 8 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट है. और क्षेत्र देख सकते हो कि 2022 में ये डाटा दे रखा है कि 2022 से कितना ज़बरदस्त चीज़ें ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखा रखी हैं कि भाई एंटरटेनमेंट सेक्टर से मोबिलिटी, एजुकेशन, फूड बेवरेजेस, हॉस्पिटैलिटी, ये सब जो सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरेबल्स, फैशंस, लाइफस्टाइल, ग्रोसरी वगैरह, तो कहाँ 2022 में जो इसका था और अब ये जो 2030 में जो लेवल होगा वो ये होगा. तो इसी से आपको समझ में आता है. तो आज अगर आप समझ पा रहे हैं कि पुराने जो सक्सेस स्टोरी होने वाली हैं इंडिया में, तो उनके जो कह सकते हैं लेवल्स को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लगाने के लिए सेक्टर वाइज फंडामेंटली. और उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने अपने दूसरे चैनल पे जो कि है नितिन द क्रिएटर, उस पर हम लोगों ने वीडियो वगैरह डालते रहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम एक वास्ट रूप में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लेके आएंगे कि भाई किन किन जगहों पे किन किन तरीके से अगर मेरी पूरे वीडियो को ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी कि कहाँ रेलवे सेक्टर है क्या. जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना वैल्यूएशन वाइज कंपनी को पकड़ो. जैसे सपोज अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि जैसे रेलवे सेक्टर कोई कंपनीज है, ठीक है, आपने सोचा अच्छी कंपनी, बढ़िया कंपनी है और अच्छे रिटर्न दे चुकी है, यार ठीक है यार वैल्यूएशन हाई है, मैं कुछ ऐसी अच्छे पकड़ने के चक्कर में जो दिख रहा है
वहाँ पे भी हम रह जाते हैं। बोले सर ये तो हाई वैल्यूएशन पे ले लें क्या? भाई आप लो, लेकिन बाइंग स्ट्रेटेजी का सोचो। तो किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, उन सब चीज़ों पे भी हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिस्कस करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी करते रहते हैं। रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट इस तरह की जो कंटेंटफुल वीडियोज़ हैं उनको और भी इम्प्रूवमेंट वे से मैं आपको आपके समक्ष लेके आ सकूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से। भाई रेलवे सेक्टर हो गया, ईवी सेक्टर हो गया, एआई की बात कर लो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, रेलवेज़ की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल सेक्टर है, बात कर लो, कुछ भी कर लो। तो उन सब चीज़ों पे भी आपको एक विज़न क्लियर होगा, तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर मिलेगा कि आगे किस तरह से अप्रोच रखनी है। तो कोशिश करता हूँ वीडियो को यहीं पे मतलब एंड करने के लिए। रिक्वेस्ट ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट हमें मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं आप लोगों के समक्ष और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा समझ के। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द दैट मच ऑफ ग्रेट कंटेंट, बट फिर भी आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही अपेक्षा करता हूँ। तो विद दीज वर्ड्स, अगर मैंने कुछ आपको दिया है तो विद दीज वर्ड्स प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।